अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। लाल किले पर लहराया जा रहा है गुलाबी परचम, अब की बार किसान सरकार। तेलंगाना भवन में वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत बीआरएस का पहला इजलास, मुस्तकबिल के मंसूबों का ऐलान। हैदराबाद तरक्की के एतबार से ताकतवर जजीरे में तब्दील, मेट्रो खिदमात को आउटर रिंग रोड और बीएचईएल तक तोसी देने की जरूरत, मरकज ताउन करे या ना करे, मेट्रो प्रोजेक्ट की तकमील को बनाया जाएगा यकीनी। मेट्रो रेल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। रियाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड। बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हाईकोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी पर बंगलहाट पुलिस ने की कार्रवाई। राज्यसभा में एक्सा सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर कर दिया गया पेश, ऐवान में अफरा तफरी। बिल की मुखालिफत के लिए पेश करदा 3 तहरीकें नजरअंदाज। हुकूमत को चीन के साथ 48 अरब डॉलर का तिजारती खजाना विरसे में मिला, मुल्क में घरेलू पैदावार बढ़ाने और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए कई कदम उठा रही है हुकूमत। और अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस को कौमी सतह पर मुसल्लिमा हैसियत देने के बाद तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मुनाकिद हुई। दोपहर 1:20 पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भारत राष्ट्रीय समिति के कागजात पर दस्तखत किए। इस मौके पर जेडीएस सरबराह कुमारस्वामी और अदाकार प्रकाश राज ने सीएम केसीआर को मुबारकबाद दी। बाद में केसीआर ने बीआरएस स्कार्फ पहना। इस प्रोग्राम में किसान तंजीमों के कायदीन, रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़ेह किया कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराने जा रहा है। अब की बार किसान सरकार भारत राष्ट्रीय समिति का नज़्बुल ऐन है। बीआरएस का दफ्तर इस माह की 14 तारीख को दिल्ली में खुलेगा और बीआरएस पार्टी के क़याम की तकरीब तेलंगाना भवन में बहुत धूमधाम से मुनाकिद हुई। बीआरएस पार्टी का यह इजलास केसीआर की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि स्टेट कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील मुल्क की तब्दीली के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि अवाम को इलेक्शन जीतना चाहिए, सियासी जमातों को नहीं। इन्होंने कहा कि मुल्क को अब नई इख्तिसादी पॉलिसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर नई माहौलियाती पॉलिसी को नाफिज करने की जरूरत है और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए नई कौमी पॉलिसी नाफिज की जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में किसानों की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसीज जल्द बनाएंगी। उन्होंने कहा कि हम किसान पॉलिसी और वाटर पॉलिसी बनाएंगे। हम कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस की जानिब से मुहिम चलाएंगे और कुमारस्वामी कर्नाटक के वज़ीर आला बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 से 5 माह में बीआरएस का दफ्तर खोल दिया जाएगा। हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे पर एक नया खुतबी है। नई कौमी पार्टी बनाई गई और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस अब भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस बन गई है। 21 साल का तजुर्बा, 60 लाख तरबियत याफ्ता फौजी हिंदुस्तान का चेहरा बदलने के लिए अफवाज में शामिल हुए हैं। मालूम हुआ है कि सीएम केसीआर ने दशहरे के दिन कॉल दी थी कि जिस तरह हमने तेलंगाना को तरक्की दी है, आइए मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी पार्टी का नाम अब भारत राष्ट्रीय समिति होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस तजवीज को मंजूरी दे दी है। जुमेरात को पार्टी ने सदर केसीआर को खत लिखकर नाम की तब्दीली की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही टीआरएस आज से बीआरएस बन गई है। क़ब्ल बीआरएस की तश्कील के मौके पर तेलंगाना भवन में खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पूजा में शिरकत की और वेदक उलमा से आशीर्वाद लिया। सीएम के साथ जेडीएस सरबराह कुमारस्वामी, फिल्म अदाकार प्रकाश राज, स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन गुट्टा सुकेंदर रेड्डी, वुज़रा के टीआर हरीश राव, एमपी संतोष कुमार, एमएलसी पुल्ला राजेश्वर रेड्डी, वुज़रा कोपल्ला ईश्वर और सतीहोती राठौर, एमपी कविता और दीगर मौजूद थे।
रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में हैदराबाद मेट्रो खिदमात को आउटर रिंग रोड और बीएचईएल तक तोसी देने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मे को यकीन दिलाया कि मेट्रो के तोसी कामों को रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाएगा, खा इसमें मरकज ताउन करे या ना करे। वजीर आला ने मेट्रो रेल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जो माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर के फासले पर मुहित है। यह मंसूबा 6,250 करोड़ की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसे रियासती हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर फंड किया जाएगा। इस मौके पर केसीआर ने राजेंद्र नगर पुलिस अकेडमी में मुनाकिदा जलसे में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम रियासती हुकूमत, HMDA और की तरफ से 100% फंडिंग से शुरुआत कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि वो इस मौके पर सभी को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हैदराबाद एक मशहूर शहर है। हैदराबाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से रकबे और आबादी में बड़ा शहर है और यह सच है कि जैसा कि तारीख बताती है, हैदराबाद शहर को 1912 में चेन्नई और मुल्क के कई दूसरे शहरों से पहले बिजली मिली थी। 1912 में बिजली मिली तो चेन्नई को 1927 में बिजली मिली। तारीख का एक हकीकी कॉस्मोपॉलिटन शहर हैदराबाद शहर, जो तमाम तबकात, जातों, मजाहिब, खित्तों और नस्लों को अपनाता है, आज हवाई अड्डे के राब्ते के लिए मेट्रो का संग बुनियाद रखते हुए खुशी महसूस कर रहा है। केसीआर ने कहा कि वो इस मौके पर म्युनिसिपल, HMDA और मेट्रो रेल और GMR एयरपोर्ट को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हैदराबाद शहर तारीखी हैसियत से मालामाल है और यह हाल में ही बहुत अच्छा है। इसकी आबो हवा मोतदिल है, जैसा कि मुल्क के किसी और शहर में नहीं है। हैदराबाद कुर्रे अर्ज का महफूज तरीन शहर है, जहां कोई आलूदगी नहीं है। यहाँ हर जबान और सकाफत के लोग रहते हैं। मालूम हुआ है कि इस शहर में कई रियासतें और ममालिक अब एक साथ रह रहे हैं। और गुलजार हाउस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 300 साल पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपना डेरा डाला और यहीं बस गए थे। माजी में हैदराबाद शहर ने ज्यादा तरक्की नहीं की। हमने मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों से बहुत नुकसान उठाया है। हमने करंट नहीं दिया और मेहनत कशों को तकलीफ हुई। सनतकारों ने इंदिरा पार्क में ये कहते हुए धरना दिया कि वो दूसरी रियासतों में जाएंगे। हमने हैदराबाद के किसी भी कस्बे में पीने के पानी के खौफनाक मसाइल को देखा और तजुर्बा किया है। कृष्णा और गोदावरी से पानी की फराहमी का काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हमने उन सब के लिए क्लियरेंस हासिल की है और मीठे पानी की सहूलत का इंतजाम किया है। हमारे पास एक लम्हाती ब्लैकआउट था। हमने हैदराबाद को ताकत का जजीरा बना दिया है। हैदराबाद शहर पावर सेक्टर में मरबूत है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में बिजली जा सकती है, लेकिन हैदराबाद में नहीं। केसीआर ने कहा कि इतना शानदार शहर बनाया जा रहा है और हैदराबाद में बहुत सी अजीम सनतों को बढ़ाया जा रहा है। हम सनतों के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। हम अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स से ट्रैफिक के मसाइल को हल कर रहे हैं। ऑफिस स्पेस और रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबित में नरमी के बाद तामीराती शोबे में तेजी आई है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और हवाई अड्डे पर ट्रैफिक में बेपनाह इजाफा हुआ है। दूसरा रनवे भी आएगा। इस तरह हम ये मेट्रो रेल राब्ता कायम कर रहे हैं। राजेंद्र नगर के MLA ने गरीबों की मिल्कियत वाली जमीनों के बारे में नरमी की दरख्वास्त की। हम इस मसले को भी हल करेंगे और हम अब सेहत याब हो रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से लचक कम हुई है। मेट्रो दुनिया का वाहिद आलूदगी से पाक और ट्रैफिक की भीड़ वाला मोड़ है और हैदराबाद में इसकी तोसी अभी बाकी है। मेट्रो BHEL से आने वाली है और मेट्रो पूरे हैदराबाद में आने वाली है। केसीआर ने कहा कि हम वो सहूलियत फराहम करेंगे चाहे मरकज ताउन करे या ना करे। हैदराबाद शहर के MLAs और वुज़रा आगे बढ़ रहे हैं। KTR की निगरानी में मजीद कामयाबी की जरूरत है। हैदराबाद को एक शानदार शहर बनाए और रियासती हुकूमत उसके लिए कोई भी रकम खर्च करने से दरीग नहीं करेगी। हम हैदराबाद को मजीद तरक्की देंगे, जो दुनिया में एक शानदार शहर के तौर पर जाना जाता है। हमने सब्ज रंग में तरक्की की है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी बेस्ट अवार्ड हमारे पास आया है। हम हैदराबाद को मजीद तरक्की देंगे, जो दुनिया में एक शानदार शहर के तौर पर जाना जाता है। हैदराबाद ने और भी कई एजाजात हासिल किए हैं। हैदराबाद की आबादी में लाखों की तादाद में कई लोग इजाफा कर रहे हैं। सेवरेज और मीठे पानी की मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएंगी। గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షులు స్థానిక శాసనసభ్యులు
శ్రీ ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు తారక రామారావు గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు ఆర్&బి శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకులు పెద్దలు డాక్టర్ కేశవరావు గారు, మన లోక్సభ నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ నామా నాగేశ్వరరావు గారు, హైదరాబాద్ నగర మేయర్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, ఇతర పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జీహెచ్ఎంసీ రంగారెడ్డి మరియు మేడ్చల్ జిల్లాలకు చెందినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవ డీజీపీ గారు, హెచ్ఎండిఏ అధికారులు, జీఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు, మెట్రో రైల్ ఎండి ఎన్వీఎస్ రెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైతున్నటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికీ కూడా నా అభినందనలు. ముందుగా హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వేను మైండ్ స్పేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్స్ వరకు సుమారు 31 కిలోమీటర్ల దూరం పూర్తి స్థాయి 100కు 100% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జీఎంఆర్ మరియు హెచ్ఎండిఏ నిధులతో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని శంకుస్థాపన గావించుకొని ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఈ శుభ సందర్భంలో నేను మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నగరం చరిత్రలో చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి నగరం. ఒక సందర్భంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కంటే కూడా వైశాల్యంలో, జనాభాలో చాలా పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి నగరం. ఇది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం. హైదరాబాద్ నగరంలో చెన్నై కంటే, దేశంలోని అనేక ఇతర నగరాల కంటే ముందుగా 1912లోనే ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చినటువంటి నగరం. మనకు 1912లో కరెంట్ వస్తే చెన్నై నగరానికి, అప్పట్లో దాన్ని మద్రాసుగా పిలిచేవాళ్ళు, 1927లో అక్కడ కరెంట్ రావడం జరిగింది. అంటే చరిత్రలో నిజమైనటువంటి కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా అన్ని వర్గాలను, కులాలను, మతాలను, ప్రాంతాలను, జాతులను అందరినీ హక్కున చేర్చుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశ్వనగరంగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ ఈరోజు ఈ మెట్రో రైల్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం ముందుకు సాగడం ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందం. ఈ కృషి చేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ శాఖ వారిని, మెట్రో రైల్ వారిని, హెచ్ఎండిఏ వారిని, జీఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. హైదరాబాద్ నగరం చరిత్రలోనే గొప్పది కాదు, వర్తమానంలో కూడా చాలా గొప్పది. దేశంలో ఏ నగరంలో లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సమశీతల వాతావరణం ఉండేటువంటి నగరం మన హైదరాబాద్ నగరం. భూకంపాలు లేకుండా భూగోళం మీదనే చాలా సేఫెస్ట్గా ఉండేటువంటి నగరం హైదరాబాద్ నగరం. అన్ని భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు, అన్ని సంస్కృతులు కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, అనేక రాష్ట్రాల నుంచి, అనేక దేశాల నుంచి మనందరితో ఈ నగరంలో సహజీవనం సాగిస్తున్న సంగతి మనందరికీ కూడా తెలుసు. చార్మినార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గుల్జార్ హౌస్ 300 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడనో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి వెలిసినటువంటి ప్రజలున్నటువంటి ప్రాంతం. ఈ కల్చర్ అంతా కూడా మన సొంతం. గతంలో హైదరాబాద్ నగరం ఎంత గొప్పగా ముందుకు పోవన్నో పోలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక సమగ్రత అనేది లేకుండా
చాలా విషయాలలో మనం బాధలు అనుభవించినాం. ఇప్పుడే గౌరవ మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్పారు, మాకు కరెంటు ఇవ్వండి, మాకు సరిపోవడం లేదు, మా వర్కర్స్ అంతా కూడా బాధపడతా ఉన్నారు, మీరు ఇవ్వలేకపోతే ఇవ్వలేమని చెప్పండి, వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతాం అని ఇందిరా పార్కు దగ్గర పారిశ్రామికవేత్తలు కరెంటు డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నాలు చేసిన సందర్భం మన కళ్ళారా చూశాం. హైదరాబాద్లో ఏ బస్తీకి వెళ్ళినా, ఏ మారుమూల ప్రాంతానికి వెళ్ళినా చాలా భయంకరమైనటువంటి మంచినీటి బాధలు మనం కళ్ళారా చూసినాం, అనుభవించినాం. కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేక్ గౌడ్ గారు ఆ ప్రాంతంలో మంచినీటి కనెక్షన్ కావాలంటే హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ₹1,00,00,000 80 లక్షలు అడుగుతున్నారు సార్ పేదల బస్తీ అని చెప్పి నాకు ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం, శేరిలింగంపల్లి, రాజేందర్ నగర్ ఇంకా అనేక ప్రాంతాలలో, శివారు ప్రాంతాలలో మంచినీళ్లు లేకపోవడం, చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. కృష్ణా గోదావరి నుంచి పథకాలు ప్రారంభించిన నత్తనడకలు నడిచి క్లియరెన్స్ల కోసం ఆగి ఉన్న సందర్భంలో అవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్లు సాధించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి మంచినీటి వసతులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 24 గంటలు ఒక క్షణం పాటు కూడా కరెంటు పోనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, నేనే స్వయంగా పర్యవేక్షించి పట్టుబట్టి హైదరాబాద్ను పవర్ ఐలాండ్గా మార్చినాం. పవర్ ఐలాండ్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని జనరేటింగ్ స్టేషన్లతోని, స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్తోని, అట్లాగే భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో, నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో కూడా హైదరాబాద్ నగరం పవర్ సెక్టార్లో అనుసంధానం అయిపోయింది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే న్యూయార్క్ నగరంలో, లండన్లో, ప్యారిస్లో కరెంటు పోవచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రం కరెంటు పోదు 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 అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇటువంటి అద్భుతమైన నగరంగా మనం రూపుదాల్చుతున్నాం కాబట్టి చాలా గొప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి 500 గొప్ప గొప్ప పరిశ్రమలు మన హైదరాబాద్లో కొలువు తీరుతున్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పరిశ్రమల రంగంలో కూడా మనం ముందుకు దూసుకొని పోతూ ఉన్నాం. చాలా చాలా రకాలుగా ఎస్ఆర్డిపి కింద కానీ, ఫ్లైఓవర్లు కానీ, అండర్ పాస్లు కానీ ట్రాఫిక్ కష్టాలు కూడా తీర్చుకుంటూ ఉన్నాం. హైదరాబాద్లో 40 అంతస్తులు, 60 అంతస్తుల ఆకాశ హర్మ్యాలకు అద్భుతంగా పర్మిషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, చాలా అత్యద్భుతంగా ఆఫీస్ స్పేస్లో కానీ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కానీ రూల్స్ అన్ని సడలించి వాళ్ళందరికీ వెసులుబాటు కలిగించడం వల్ల, టీఎస్ బీపాస్ కార్యక్రమం వల్ల అద్భుతమైన నిర్మాణ రంగం కూడా హైదరాబాద్లో ఉంది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆ రకంగా చాలా గొప్పగా ముందుకు పురోగమించేటువంటి హైదరాబాద్ నగరం. ఒక లోపం మనకు ఉండేది, మన ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా విపరీతంగా ట్రాఫిక్ పెరిగిపోయింది. ఆ పెరిగినటువంటి ట్రాఫిక్ అనుకూలంగా 2వ రన్వే కూడా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో వస్తూ ఉంది. ఆ విధంగా ఈరోజు మెట్రో రైల్ కనెక్టివిటీ ఎయిర్పోర్టుకు లేకుండా ఉండేది గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల. ఈరోజు 6,250 కోట్ల రూపాయలతోని మనం బ్రహ్మాండంగా మెట్రో రైలును అభివృద్ధి చేసుకుంటా ఉన్నాం. దానికి 31 కిలోమీటర్లలో మనకు దాదాపుగా 27 కిలోమీటర్లు ఎలివేటెడ్ మార్గంలో, 2.5 కిలోమీటర్లు భూగర్భ మార్గంలో, సుమారు 1 కిలోమీటర్ రోడ్డు పై మార్గంలో ఈ యొక్క మెట్రో రైలు ప్రయాణం కొనసాగుతుంది. ఆ విధంగా ఈ ప్రాజెక్టును సత్వరమే మనం పూర్తి చేసుకొని ఇది కూడా సదుపాయాన్ని మనం పొందుతామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మిత్రులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భూముల గురించి మాకు వెసులుబాటు కావాలని అడిగినారు. ఇప్పుడే నాకు రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు. వాటన్నిటిని కూడా పరిశీలించి చాలా అద్భుతంగా ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా. కరోనా వల్ల మధ్యలో కొంత వెసులుబాటు మనకు తగ్గినప్పటికీ మళ్ళీ ఇప్పుడే కోలుకొని మన మెట్రోలో 4.5 లక్షల మంది ప్రతిరోజు ప్రయాణిస్తా ఉన్నారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ దాదాపుగా 70-80 వేల మంది ప్రయాణికులు పెరిగేటువంటి అవకాశం.
रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। जुमे को जारी करदा तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रेडिंग्स के मुताबिक कामारेड्डी के डोंगली में गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में सबसे कम दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी के नयालकुल में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद के पोचेरा और बेला में बिलतरतीब 7 डिग्री सेल्सियस और 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत भर में जिन अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया उनमें निजामाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, राजन्ना, सरसेला, कामारेड्डी, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मेरचल और मलकाजगिरी, मंचाराम और बछरेम और आसिफाबाद शामिल हैं। साबिक आदिलाबाद जिले के कई हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर किया गया। खासतौर पर रात और सुबह के औकात में भूत मंडल के पोचेरा गांव में कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बेला और बाजार हेतनोर मंडल का कम से कम दर्जे हरारत बिलतरतीब 7.3 डिग्री सेल्सियस और 7.4 डिग्री सेल्सियस था। तलमाडुगो और जेंथ आदिलाबाद रूरल, नेराडेगोंडा और तमसी, अतनूर, आदिलाबाद अर्बन, भीमपुर और गड्डी गोड़ा मंडलों में कम से कम दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा। निर्मल जिले के भैंसा में कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि कंटला मंडा में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेम्बी, लक्ष्मण चंद और खानापुर, नरसाजी और मम्माड़ा, कबीर और कड़मपुर मंडलों में दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान देखा गया और 11 डिग्री रियासत के लिए TSDPS की पेशिन गोई के मुताबिक रियासत के शुमाली अजला में कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के दरमियान और जनूबी और वस्ती अजला में 16 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है। हालत दिन का दर्जे हरारत 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल MLA टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक पर तज़ीक आमेज तबसरे करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता माह तय की गई शराइत की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने पहले सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी करके वजाहत तलब की थी, ताहम वजाहत तसल्ली बख्श न होने पर उन्होंने आगे बढ़कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कानून साज से जवाब तलब किया है कि हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने MLA को 2 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी थी और नोटिस में कहा गया है कि राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन PD एक्ट लागू किया गया था और PD एक्ट को नाफिज करने वाले पुलिस ऑर्डर को एक तरफ रखते हुए हाई कोर्ट ने कुछ शराइत आयद की थी। दरियासना MLA ने दावा किया कि उसने कोई तज़ीक आमेज तबसरा नहीं किया और इल्जाम लगाया कि यह पुलिस के जरिए ताकत का गलत इस्तेमाल है। राज्यसभा में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी के केरोड़ी लाल मीना ने शदीद मुखालिफत के दरमियान राज्यसभा में एक्सा सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया है। ज़ाब्ता मजहब पर मबनी जाती कवानीन को खत्म करने की कोशिश करता है और बिल की मुखालिफत के लिए 3 तहरीकें पेश की गई हैं, जिसमें कहा गया कि यह मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसकी मतनू सकाफत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वोटों के जरिए उसे 23-63 से शिकस्त दी गई। कई जमातों की तरफ से सख्त मुखालिफत के बाद मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दलील दी कि आइन के हिदायती उसूलों के तहत कोई मसला उठाना रुकन का जायज हक है। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर ऐवान में बहस होने दी जाए। इस मरहले पर हुकूमत पर इल्जाम तराशी करना, बिल पर तनकीद करने की कोशिश करना और गैर जरूरी है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इसके बाद बिल को सूती वोट के लिए पेश किया, जहां उसकी मुखालिफत में 23 के मुकाबले में 63 वोटों के साथ हाँ की अक्सरियत थी। एक रुकन पार्लियामेंट ने दलील दी कि लोगों की जिंदगियों पर इस तरह के वसी असरात का बिल मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ वसी अवामी मुशावरत के बगैर पेश नहीं किया जा सकता। CPIM के MP जॉन ब्रिटास ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक्सा सिविल कोड ना तो जरूरी है और ना ही मतलूब है। DMK के तिरुचि सेवा ने कहा कि एक्सा सिविल कोड का तस्वुर ही सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के RG वर्मा ने भी बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह आइन की दफात के खिलाफ है और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में मुल्क में एक्सा सिविल कोड के नफाज पर
बहस के लिए 0 घंटे के नोटिस दिया है, जिसमें बिल में एक्स्ट्रा सिविल कोड की तैयारी और पूरे हिंदुस्तान में उसके नफाज के लिए कौमी मुआयना और तफ्तीशी कमेटी की तश्कील का बंदोबस्त किया गया है। माजी में अगरचे ये बिल तारुफ के लिए दर्ज था, लेकिन इसे ऐवान बाला में पेश नहीं किया गया। बीजेपी ने अपने गुजरात मंशूर में रियासत में एक्स्ट्रा सिविल कोड मुतारिफ कराने का वादा किया था और यह बिल वजीर आजम मोदी की आबाई रियासत में उनकी तारीखी जीत के एक दिन बाद ऐवान बाला में पेश किया गया था। बीजेपी ने अपने 2019 के लोकसभा इंतखाबी मंशूर में भी वादा किया था कि अगर वो इख्तिदार में आती है तो यूसीसी को नाफिज किया जाएगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि मोदी हुकूमत को चीन के साथ 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा विरसे में मिला था और अब हुकूमत मुल्क में घरेलू पैदावार बढ़ाने और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। जुमा को राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि साल 2003 और 4 में चीन के साथ तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर था, जो 2013-14 में बढ़कर खसारे को कम करने और मुल्क की पैदावार में इजाफा करके चीनी अशिया पर इन्हिसार कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया स्कीम शुरू करके मुकामी बनाने को फरोग दिया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन और सरकर्दा अफराद से मुशावरत के बाद पैदावार पर मुबनी मुराद की स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मरकजी और रियासती हुकूमतें मिलकर मुल्क में पैदावार में इजाफा करके मुकामी बनाने पर तवज्जो दे रही हैं ताकि चीनी मसनूआत पर इन्हिसार कम किया जा सके और तिजारती खसारे को भी कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का ही नतीजा है कि पहले मुल्क में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी, लेकिन अब इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि हिंदुस्तान मोबाइल फोन बरामद कर रहा है। इसके अलावा कारोबार करने में आसानी और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की मदद से भी मुल्क में पैदावार बढ़ाने की सिमत में तेजी से काम किया जा रहा है। दरियासना मार्क्सिस्ट जॉन बर्टास ने सवाल पूछा कि हुकूमत की इतनी कोशिशों के बावजूद चीन के साथ तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और यह जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस पर मिस्टर गोयल ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम की वजह से मुल्क में पैदावार में इजाफा हुआ है और सरमायाकारी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसे जो तिजारती खसारा विरसे में मिला था उसकी वजह से हालात को संभालने में ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। लाल किले पर लहराए जा रहे गुलाबी परचम, अब की बार किसान सरकार। तेलंगाना भवन में वजीर आला केसीआर की ज़ेर सदारत बीआरएस का पहला इजलास, मुस्तकबिल के मंसूबों का ऐलान। हैदराबाद तरक्की के एतबार से ताकतवर जजीरे में तब्दील, मेट्रो खिदमात को आउटर रिंग रोड और बीएचईएल तक तोसी देने की जरूरत पर मरकज ताउन करे या ना करे। मेट्रो प्रोजेक्ट की तकमील को बनाया जाएगा यकीनी। मेट्रो रेल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड। बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हाईकोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी पर मंगलहाट पुलिस ने की कार्रवाई। राज्यसभा में एक्स्ट्रा सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर कर दिया गया पेश। ऐवान में अफरा तफरी, बिल की मुखालिफत के लिए पेश करदा 3 तहरीकें नजरअंदाज। हुकूमत को चीन के साथ 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा विरसे में मिला। मुल्क में घरेलू पैदावार बढ़ाने और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए कई कदम उठा रही है हुकूमत। और इसी के साथ ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।